ऑलराइट गाइज, अगर आप लोगों ने यहाँ तक मेरे पीएचपी के वीडियोस देख लिए हैं तो आप लोगों को अभी पीएचपी की काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। और उसी के साथ साथ आप लोग बहुत अच्छी अच्छी पीएचपी की वेबसाइटें भी बना सकते हैं, क्योंकि यार आपको डेटाबेस के साथ डील करना आता है, आप लोगों को pretty मच सब कुछ आता है इस पॉइंट पर। लेकिन उसके बाद भी कुछ चीज़ें हैं जो कि बची हुई हैं और मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो चीज़ें। इससे पहले कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ स्विच करें, मैं उन चीज़ों को कवर करना चाहता हूँ। पहली चीज़ जो मैं कवर करना चाहता हूँ वो है कुछ एक्सटेंशंस। मैं जब इस कोर्स को करा रहा था तो इस कोर्स के दौरान काफ़ी लोगों ने कमेंट किए थे बहुत सारी एक्सटेंशंस के बारे में, और वो बुरी बात नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ इस चीज़ को कि आप लोग कमेंट करके अपने सजेशन देते रहा करो। रियली अप्रिशिएट आप लोगों ने कमेंट किया। अब जब आप अपनी पीएचपी की जर्नी को कंटिन्यू करोगे और बहुत सारी वेबसाइट्स बनाओगे, बहुत सारी चीज़ों पे काम करोगे, तब वहाँ पर आप लोगों को ये पता चलेगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को पहले नहीं पता थी, अब पता चल गई हैं। और मेरे साथ ऐसा होता ही रहता है। आज भी मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें पता चलती रहती हैं जो कि मुझे पहले नहीं पता थी। बहुत सारी चीज़ें आप लोग बताते हो, तो ये जो लर्निंग जर्नी है ये कंटिन्यू रहेगी। और बहुत सारी ऐसी एक्सटेंशंस हैं जो कि आपको पर्सनली पसंद आएंगी। बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग करते हैं, उसके बाद भी उनको वीएस कोड पसंद नहीं होता। वो कहते हैं यार सबलाइम करना है, एटम करना है, ब्रैकेट में करनी है कोडिंग। और कोई बात नहीं, करो जिसमें आपको अच्छा लगे। मेरी पर्सनल प्रेफरेंस ये है, तो मैं अपनी प्रेफरेंस आप लोगों को एक आध और बताऊँगा। और मैं अगर जाऊँ अपने एक्सटेंशंस में, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कौन सी एक्सटेंशन मैं यूज़ कर रहा हूँ। एक एक्सटेंशन है यहाँ पर PHP इंटेलिसेंस के नाम से, जो कि मैंने इंस्टॉल कर भी रखी है शायद। PHP इंटेलिसेंस, ये वाली फीलिक्स बैकर के नाम से इन्होंने इसको बनाया है, और 11 मिलियन डाउनलोड्स भी हैं, और ये काफ़ी अच्छी भी काम करती है। बट एक और है जिस पे 1.8 मिलियन व्यूज़ हैं, डाउनलोड्स हैं, और आप इसको भी यूज़ कर सकते हो चाहो तो डिपेंड करता है यार। मेरे को ये मेरा काम हो जाता है इससे PHP इंटेलिजेंस से, तो ये जो है मुझे अच्छे सजेशन दे देती है। अब बहुत सारे लोगों को और मुझे भी यहाँ पर बहुत सारा एक एरर आ रहा था कि आपकी PHP एग्जीक्यूटेबल का पाथ कहाँ पर है, पता नहीं चल रहा है। तो उसको फिक्स करने के लिए आप settings.json में जाएं, और ये जो PHP वैलिडेट एग्जीक्यूटेबल पाथ है ये आपका खाली होगा, आपको ये लगा देना है वहाँ पर। मैंने अपना C XAMPP में इंस्टॉल किया हुआ है, XAMPP जो कि डिफ़ॉल्ट लोकेशन है। अगर आप लोग इस तरह से php.exe यहाँ पर रख देंगे तो आप लोग का वो एरर भी चला जाएगा। हालांकि उससे मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन एक बार आपने अपना PHP इंटेलिजेंस कर लिया इंस्टॉल, तो आपको इस तरह से अगर मान लो आप MySQL का भी कोई कमांड यूज़ करना चाहते हो तो बड़े आराम से आप लोग जो है वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई। और एक और एक्सटेंशन जो कि मैं इस्तेमाल करता हूँ वो है ब्रैकेट्स। शायद इंस्टॉल्ड भी होगी इसमें ब्रैकेट्स। देखो ये रेनबो ब्रैकेट्स। ये रेनबो ब्रैकेट से क्या होता है ना कि जैसे आपने यहाँ पर इसको अगर इंस्टॉल किया एक बार, तो मैं आपको दिखाता हूँ। कोई बड़ा कोड लेते हैं जिसमें बहुत सारी PHP लिखी हो। तो अगर ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट हो जाती है ना कई बार, तो ब्रैकेटों का कलर जो है ये चेंज कर देता है। देखो इसके अंदर लाल है, इसके बाहर जो है यहाँ पर आप देखो ये येलो कलर का ब्रैकेट है। और अगर मान लो मैं यहाँ पर आप लोगों को एक PHP लिख के दिखाता हूँ, यहीं पर लिख के दिखाता हूँ, यही PHP होगी। तो जैसे मान लो मैंने ऐसे किया, मैंने लिखा दिस, और उसके बाद मैंने लिख दिया इज़, और उसके बाद मैंने लिख दिया आर, और उसके बाद मैंने लिख दिया प्लैनेट्स। तो देखो हर ब्रैकेट का कलर चेंज हो गया है, और इससे मुझे पता चल पा रहा है कि ये लाल वाली ब्रैकेट जो है वो यहाँ खुल रही है और यहाँ बंद हो रही है। हालांकि क्लिक करते हो आप तो आपको हाईलाइट होकर पता चल ही जाता है, लेकिन जब बहुत सारी ब्रैकेट्स हो जाती हैं और ये सिर्फ PHP तक सीमित नहीं है इस एक्सटेंशन का काम। ये एक्सटेंशन आपको और भी जगह पर काम आने वाली है, तो ये चीज़ जो है काफ़ी मुझे काम की लगती है। एक ये बात मैं आप लोगों को बताना चाहता था, और इसी के साथ साथ एक और बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो है PHP माई एडमिन का पासवर्ड कैसे चेंज करें। कई कमेंट्स आ रहे हैं और मुझे नहीं मालूम आपको क्यों पासवर्ड चेंज करना है, क्योंकि डिप्लॉयमेंट तो मैंने आपको बता ही दिया, वहाँ तो हम जो है ब्लैंक रखते नहीं है पासवर्ड। देखो मैं तो अपना विंडोज़ पर PHP माई एडमिन को यूज़ करता हूँ, तो मुझे नहीं चाहिए होता है पासवर्ड, क्योंकि पासवर्ड अगर भूलेगा तो पता है कौन भूलेगा, मैं भूलूंगा, और कोई और तो है नहीं मेरा कंप्यूटर चलाने वाला। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको जानना है कि किस तरह से PHP माई एडमिन का पासवर्ड चेंज करें, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो आप लोगों को यहाँ पर करना क्या है, यूज़र अकाउंट्स में आना है। एक बार आपने अपना PHP माई एडमिन खोला, इस पर आप क्लिक करें, यहाँ पर PHP माई एडमिन के होम पर आप आ जाएंगे। और उसके बाद आप लोग क्या करें, यहाँ यूज़र अकाउंट्स में आए, और यूज़र अकाउंट्स में आने के बाद आप लोग यहाँ पर देख रहे हो ना कि होस्ट नेम लोकल होस्ट, और जो यूज़र रूट है उसका लोकल होस्ट में एडिट प्रिविलेज आप लोग कर सकते हैं। तो रूट यहाँ पर होना चाहिए, लोकल होस्ट यहाँ पर होना चाहिए। हो सकता है आपका ऊपर दिखा रहा हो ये, आप एडिट प्रिविलेजेस में क्लिक कीजिए। ठीक है, और इसके बाद आपको क्या करना है, चेंज पासवर्ड पे क्लिक करना है यहाँ पर। और यहाँ पर आपने क्या करना है कि एक पासवर्ड डाल देना। मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ हैरी, HARRY, सिंपल मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर ताकि मैं भूलूँ ना। और मैं गो पे क्लिक कर दूंगा तो ये कह रहा है आपका पासवर्ड जो है वो चेंज हो चुका है।
तो मैं अब यहाँ पर डेटाबेस में जाऊँगा तो मुझे एक एरर मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये यूज़ कर रहा है ब्लैंक पासवर्ड और मेरा जो पासवर्ड था वो मैंने हैरी कर दिया है। तो कैसे मैं कहाँ पर चेंज करूँ इस एरर को ख़त्म करने के लिए? तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आ जाऊँगा अपने PHP माई एडमिन फ़ोल्डर में, तो जैम के अंदर PHP माई एडमिन फ़ोल्डर के अंदर, और यहाँ पर आपको कॉन्फ़िग फ़ाइल ढूंढनी है। तो कौन सी फ़ाइल थी वो? आई थिंक config.inc.php। मैं राइट क्लिक करूँगा यहाँ पर, और राइट क्लिक करने के बाद मैं ओपन विद कोड कर दूँगा। और यहाँ पर देखना कि एक पासवर्ड का ऑप्शन होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सर्वर पासवर्ड समथिंग होता है, मैं भूल रहा हूँ, बट मैं खोजूँगा उसको। वो ब्लैंक होना चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट। और ये देखो यहाँ पर कहीं होगा रूट, ये देखो यूज़र रूट पासवर्ड ब्लैंक। तो यहाँ पर इसको हैरी करते हैं, सेव करते हैं, और अपना ये जो जैम्प है इसको वापस से रीस्टार्ट कर लेते हैं। और अब यहाँ पर मैं इसको रिलोड करूँगा तो आप लोग देखो सब कुछ ठीक है। लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है, मेरी जो एप्लीकेशंस हैं जिसमें मैं ब्लैंक पासवर्ड से कनेक्ट कर रहा था पहले, वो अब काम करना बंद हो जाएंगी। तो मुझे वहाँ पर भी अपना पासवर्ड हैरी ही लगाना पड़ेगा। तो दिस इज़ हाउ यू चेंज यूज़र अकाउंट पासवर्ड यहाँ पर PHP माई एडमिन लोकल में करना चाहते हैं तो। हालांकि मैंने कभी किया नहीं इसको, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, अगर आप लोग विंडोज़ में होस्ट करना चाहते हैं एक वेबसाइट को तो वो कहानी थोड़ी सी अलग हो जाती है, तो वहाँ पर हाँ आप लोग कर सकते हो, बट मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कभी। सर्वर में कैसे करना है मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया। तो चलो यार, यहाँ पर हमने जो है काफ़ी कुछ सीखा इस PHP कोर्स में। अब हम जल्दी से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ मूव करते हैं और इस कोर्स का एक और अगला पड़ाव स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं ऊप्स करके एक फ़ोल्डर बनाऊँगा, और ये जो ऊप्स फोल्डर है इसके अंदर हम लोग जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करेंगे। तो इस फोल्डर को मैं VS कोड में खोल लेता हूँ, और उसी के साथ साथ ये वाला जो फोल्डर है मैं बंद कर दूँगा। इसको मैं बड़ा करूँगा, और यहाँ पर बड़ा करने के बाद यहाँ पर एक index.php बनाऊँगा, और यहाँ पर एक एमेट लगाकर मैं कहूँगा वेलकम टू ऊप्स। और मैं बस देखना चाहता हूँ ये पेज काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो मैं एक H1 लगाऊँगा, कहूँगा दिस इज़ ऊप्स ट्यूटोरियल। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दिस इज़ ऊप्स ट्यूटोरियल लिख दूँगा। और ऊप्स होता क्या है PHP के अंदर, इस बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि मैं आ जाऊँगा यहाँ पर, और मैं यहाँ पर ऊप्स लिखूँगा, लोकल होस्ट /oops, और यहाँ पर देखो दिस इज़ ऊप्स ट्यूटोरियल आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन, व्हाट इज़ ऊप्स। ठीक है, तो मैं अगर एक H2 डाल लूँ, और व्हाट इज़ ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या और मैं क्यों इस्तेमाल करूँगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मेरा काम तो चल रहा था भाई पहले अच्छा, और बहुत अच्छा चल रहा था, तो मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों इस्तेमाल करूँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और इसका हम आज आंसर लेने वाले हैं। हमने जो अभी तक एप्लीकेशंस बनाई थी वो बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन थी। ठीक है, इवन जो हमने फोरम वेबसाइट बनाई थी वो भी एक बहुत सिंपल वेबसाइट्स में से ही एक थी, एक सिंपल वेबसाइट का ही एक उदाहरण था वो। हमने अभी तक बहुत कॉम्प्लेक्स वेबसाइट्स नहीं बनाई हैं PHP के अंदर। एक कॉम्प्लेक्स वेबसाइट का एग्जांपल लेता हूँ, फेसबुक सिर्फ सोशल नेटवर्क ही नहीं है, फेसबुक के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं अंदर उसके, जैसे कि फेस रिकग्निशन है, और मतलब बहुत सारी चीज़ें यार आपको गिनवा भी नहीं सकता मैं, और आप लोगों को शायद मुझसे ज़्यादा पता हो। लेकिन यहाँ पर ऊप्स का क्या रोल है फेसबुक जैसी वेबसाइट के अंदर? तो फेसबुक जैसी वेबसाइट के अंदर एक कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है जब आप बनाते हो तो। ठीक है, और वहाँ पर आप लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा है कि एप्लीकेशन में क्या हो रहा है, तब आपको बहुत प्रॉब्लम पड़ जाएगी। आप अभी तो सोचोगे कि मैं लिख लूँगा। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है कि मेरे हाथ में एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन लिखने की जिम्मेदारी आई है, और जब मैंने उसको लिखना स्टार्ट की, मैंने सोचा यार लिख दूंगा इसको, और मैं कॉपी पेस्ट करा जा रहा हूँ। और मैंने एक टाइम पर ये फील किया कि यार मैं तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कॉपी पेस्ट करे जा रहा हूँ, कितनी बार कॉपी पेस्ट करूँ मैं। तो जब आप ज़्यादा कॉपी पेस्ट कर रहे हो, बहुत सारे ग्लोबल वेरिएबल बना रहे हो, चीज़ों को इधर से उधर कॉपी कर करके पेस्ट कर रहे हो, बड़े बड़े लाइन्स ऑफ कोड को, तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है इस बात का कि आपको PHP में ऊप्स यूज़ करनी चाहिए। अब यहाँ पर ऊप्स के पहले वीडियो से ही आप ये अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे कि ऊप्स क्यों यूज़ करनी चाहिए, अच्छी तरह से नहीं कर पाओगे। हालांकि आप समझ जाओ बहुत अच्छी बात है, जब तक आप ऊप्स यूज़ ना करो। जब आप ऊप्स के बारे में सुन रहे हो कि यार ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टाइल ये होता है, तो आप लोगों को एक भरोसा करना पड़ेगा मेरे ऊपर कि हाँ यार ये होता है, क्योंकि ऊप्स जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं कर लेते अपने प्रोजेक्ट्स में, तब तक आप लोगों को एक 100% संतुष्टि नहीं आएगी कि ऊप्स क्यों यूज़ करते हैं। तो चलो मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ कि ऊप्स क्यों यूज़ करते हैं। मान लो आप एक गेम बना रहे हो, ठीक है, मान लो हम एक जावास्क्रिप्ट में गेम बना रहे हैं, और मान लो फ्रंट एंड में गेम बना रहे हैं, और हमें क्या करना है कि
एक इंसान को हमें डिपिक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं कार रेसिंग गेम की बात करूँ, एक कार रेसिंग गेम में क्या होता है, कार रेसिंग गेम में आप रेसिंग करते हो कार के साथ, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इस तस्वीर की बात करूं तो ये देखो यहाँ पर कोई फ़ोटो ले लेते हैं, कि ये वाली फ़ोटो ले लेते हैं, दिख ही रही है आपको। तो यहाँ पर अगर मैं इस फ़ोटो की बात करूं तो देखो एक गाड़ी यहाँ पर है, 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 ठीक है। इन सारी गाड़ियों को अगर आप लोगों को अपने कोड में रिप्रेजेंट करना है तो कितना अच्छा होता कि अगर आप इस गाड़ी को गाड़ी ही कहते, कार कहते। अब इस गाड़ी को आपको चलाना है तो आप इस गाड़ी को किसी मेथड को पास करो। इससे अच्छा इस गाड़ी का अपना अगर मेथड होता तो कितना अच्छा होता, आप कार डॉट रन कर देते और ये चलने लगती। फिर कहीं भी आपको इस गाड़ी को चलाना है तो आप कार 2 डॉट रन कर देते, इस गाड़ी को चलाना है कार 3 डॉट रन कर देते। अब मान लो सारी गाड़ियों में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको कॉमन बनानी पड़ेंगी, जैसे इंजन आप लोगों को कॉमन बनाना पड़ेगा, लाइटें लगानी पड़ेंगी गाड़ी के अंदर, नाइट्रो मे भी आपको किसी गाड़ी में लगाना है, नाइट्रो इज इक्वल टू ट्रू, नाइट्रो इज इक्वल टू फॉल्स भी हो सकता है। पुलिस की गाड़ी में नाइट्रो नहीं भी चलेगा, ट्रकों में नाइट्रो नहीं भी चलेगा, लेकिन ये रेसिंग कार्स हैं जो कि रेसिंग के लिए बनी है, इनमें नाइट्रो जो है लगाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर इस तरह की कारें जब आप बना रहे हो तो आप लोग ये नहीं चाहोगे कि आप कोड लिखो ऐसे करके कि आपने सबसे पहले इसके नाइट्रो बना दिए, नाइट्रो इज इक्वल टू ट्रू, इसके इंजन का कोड लिखा, फिर इसके लिए आपने अलग इंजन का कोड लिखा कि भाई अगर ऐसा हो, अगर इससे कोई टकराए तो रिपेल करो, अगर ऐसा करे तो वैसा करो, अगर कोई ऊपर वाला बटन दबाए तो उसको तेज़ भगाओ। तो आपको ये कोड हर गाड़ी के लिए लिखना पड़ेगा इंडिविजुअली, और कितना सारा कोड हो जाएगा। अभी तो सिर्फ 4 गाड़ियाँ 5 दिख रही हैं गाड़ियाँ, यहाँ पर 5000 गाड़ियाँ होंगी तो कितना लिखना पड़ेगा। तो इसलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या किया जाता है कि आप लोगों को करना क्या होता है कि एक टेम्पलेट बनानी होती है। तो मैं कार को एक टेम्पलेट बना लूँगा और उसको बोलते हैं क्लास, ठीक है। तो मैं एक क्लास बना लूँगा और उस क्लास में मैं ब्लूप्रिंट डाल दूँगा कि भाई एक कार होगी, कार क्लास में कार में नाइट्रो एक होगा, या तो वो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, बाय डिफ़ॉल्ट मान लो फॉल्स है। उसके बाद कार में 2 लाइटें होंगी, फिर उसके बाद कार में की जो मैक्स स्पीड है वो होगी, फिर कार के अंदर और क्या चीज़ें होती हैं, आपके कार का इंजन टाइप होता है, फिर उसके बाद पेट्रोल से चल रही है, डीजल से चल रही है, बैटरी से चल रही है वो चीज़, बहुत सारी चीज़ें। तो आप एक टेम्पलेट बना लेते हो कि भाई इतनी चीज़ें कार में होना ही होना है। फिर अब आपको कार बनाना होगा तो आप सिंपली कोड रन करके नई कार बना सकते हो। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सुविधा होती है एक प्रोग्रामर के लिए, उसको ज़्यादा अपना दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ में कि कौन से कोड का फ्लो कहाँ जा रहा है, कहाँ पर अभी कंट्रोल है। सिंपल उसको दिखेगा, कार 1 डॉट रन का मतलब बहुत अच्छे से समझ में आता है, कार 1 को चलाओ। लेकिन रन कार 1 में जाना पड़ेगा उसको दूसरे फंक्शन में, फिर वहाँ से देखना पड़ेगा क्या हो रहा है। तो फ्लो जो होता है उसमें वो हो सकता है खो जाए प्रोग्रामर। तो प्रोग्रामर के लिए सबसे पहली चीज़ आसानी होती है, ठीक है। फिर जब प्रोग्रामर के लिए आसानी होगी तो प्रोग्रामर के लिए फास्टर कोड लिखना और अच्छा हो जाएगा और आसान हो जाएगा। और आप लोगों को ऊप्स से लिखे हुए कोड जो हैं वो हमेशा कोई भी लिखता है अगर एक कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन ऊप्स में और नॉर्मली लिखता है जिसको बोलते हैं प्रोसीजरल वे में, तो अगर आप प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में अगर लिखते हो उस चीज़ को, जो कि अभी तक हम करते आ रहे हैं, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग जिसमें हम फंक्शंस का यूज़ करते हैं, प्रोसीजर का मतलब होता है फंक्शन, वो अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो क्या होगा, अगर हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग यूज़ करेंगे तो हमें फंक्शंस में जाना पड़ेगा एक के बाद एक, हमें देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ किस फंक्शन को पास हो रही है, कौन सा कोड रन हो रहा है। अब आप लोग कहेंगे कि यार फंक्शन भी तो बना सकते हैं एक काम को करने का, लेकिन फंक्शन आप लोग बनाओगे अगर तो आप इंडिविजुअल किसी एक ऑब्जेक्ट का फंक्शन नहीं बना पाओगे अगर आप प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग यूज़ कर रहे हो। एक कार का रन फंक्शन हो, एक कार का डिस्ट्रॉय फंक्शन हो, एक कार का फ्लाई फंक्शन हो, किसी किसी गेम में फ्लाई भी करती हैं कार्स, तो उस तरह का अगर आप लोग देखना चाहते हो रियल वर्ल्ड से मेल खाता हुआ अपने गेम को, तो आप लोगों को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई रीयूजेबल एप्लीकेशंस वाली, जो मैंने आपको बात बताई कि यार एक बार मैंने कार की क्लास यहाँ बनाई तो मैं बहुत सारी कारें बना सकता हूँ। दूसरी चीज़ ये कि अगर मैं एक और गेम बनाना चाहता हूँ जो कि सिमिलर है, तो मैं कार की क्लास एज इट इज़ कॉपी कर सकता हूँ यहाँ से, और वो क्लास मैं कहीं और भी यूज़ कर सकता हूँ। तो रीयूजेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। अब आप में से कई लोग कहोगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, कैसे बनेंगे। तो जब भी कोई इंसान ऊप्स सीख रहा है तो मेरे ओपिनियन में उसको थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत है, इंसान को उसको ऊप्स को कर लेने की ज़रूरत है, थोड़ा सा कोड लिख लेने की ज़रूरत है। मैंने देखा है ऊप्स का नाम जैसे ही लिया जाता है लोग सवाल बहुत पूछने लगते हैं। एक हद तक सवाल पूछना अच्छा है कि भाई क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन
एक इतना बड़ा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, ऊप्स सब लोग यूज़ कर रहे हैं, सब लोग इतनी बातें कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको ट्राई करना चाहिए ऊप्स को पहले, और आप लोग खुद ही समझ जाओगे, और आप लोग खुद ही समझ जाओगे क्यों यूज़ करना है इसको, जब आप खुद अपनी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में यूज़ करोगे। तो जो ऊप्स होता है वो यहाँ पर हमारे कोड रिपीटिशन को रिड्यूस करता है। तो अगर मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नोट्स बनाने हो तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर लिखूँगा ऊप्स, और यहाँ पर मैं कोई यहाँ पर आप लोगों को ऊप्स की कोई ऐसी किताबी परिभाषा तो देने वाला हूँ नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर लिखूँगा कि oops is about creating classes and objects, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ class serves as a template and objects are created using the class, ठीक है, and multiple objects can be created, लिख देता हूँ कैन बी क्रिएटेड यूजिंग अ क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं इसको रिलोड करता हूँ, देखो यहाँ पर आ गया oops is about creating classes and objects, class serves as a template and multiple objects can be created using a class, ठीक है। मैं इसको स्टाइल नहीं कर रहा हूँ यार, मैं सिर्फ यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ, क्योंकि मैं स्लाइड्स चला के आपको बोर नहीं करना चाहता। बहुत सारे लोगों के सर में दर्द हो जाता है स्लाइड देखकर, तो मैं स्लाइड नहीं चलाना चाहता, क्योंकि उतना मैं लिख भी नहीं रहा हूँ, और मैं किताबी भाषा आप लोगों को नहीं देना चाहता। टू बी ऑनेस्ट, मैं प्रैक्टिकल रखना चाहता हूँ चीज़ों को, एक्सपीरियंस अपना बांटना चाहता हूँ कि आप किताबी तो किताब में भी पढ़ लोगे, ठीक है। सो यहाँ पर जो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं मैं उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। तो क्लासेस आर टेम्पलेट्स फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, इफ़ कार इज़ अ क्लास देन मारुति सुजुकी ऑल्टो एंड मारुति स्विफ्ट आर टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो एक कार होगी, उसमें कुछ कॉमन होगा, ठीक है, तो उससे आप दो ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, एक ऑल्टो बना सकते हो, एक स्विफ्ट बना सकते हो, और उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकते हो। जैसे कि स्विफ्ट एक सेडान कार होती है, ऑल्टो जो होती है वो सेडान कार नहीं होती है, फिर आप म्यूज़िक सिस्टम चेंज कर सकते हो। तो आपने जो है दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना लिए एक ही क्लास से, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ वाई oops, तो इसका आंसर मैं लिखूँगा oops makes it easy to keep the code dry। अब होगा कि ड्राई कोड गीला भी हो जाता है क्या, वॉशिंग मशीन में धुल जाता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ड्राई का मतलब है डू नॉट रिपीट योर सेल्फ, तो मैं यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ, ड्राई का मतलब है डू नॉट रिपीट योर सेल्फ, यानी कि द कोड रिटन बाय द प्रोग्रामर शुड बी रीयूजेबल, ठीक है। तो जो कोड प्रोग्रामर लिख रहा है वो रीयूजेबल होना चाहिए। तो थोड़े बहुत नोट्स मैंने बना दिए, मैंने क्या इसको कंट्रोल डी दबा दिया गलती से, हाँ यार मैंने कंट्रोल डी दबा दिया गलती से, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ऊप्स का एक बेसिक आइडिया आप लोगों को हो गया, लेकिन पीएचपी में ऊप्स करते कैसे हैं, पीएचपी में क्लासेस कैसे बनाते हैं, पीएचपी में कोई भी काम है वो कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, क्या क्या और किया जा सकता है, हमने अभी तक ऊप्स क्यों नहीं यूज़ की, उसका मैं आप लोगों को जवाब देता हूँ। हमने अभी तक ऊप्स इसलिए यूज़ नहीं की क्योंकि हमें ऊप्स की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें वो कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी जो कि हम ऊप्स यूज़ करें। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब आप बड़ी एप्लीकेशंस लिखते हैं, चीज़ों को मॉड्यूलर बनाना चाहते हैं, यानी कि अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं कि एक एप्लीकेशन है आपकी, वो आप लोग उस एप्लीकेशन में एक कंपोनेंट बनाते हैं और वो आप अलग अलग एप्लीकेशंस में यूज़ करना चाहते हैं, तो आप लोग ऊप्स यूज़ करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर आप फंक्शंस बना के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो फंक्शंस में आपस में डिपेंडेंसी हो सकती है, और फंक्शन जो होते हैं रियल वर्ल्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप लोग क्लासेस बनाएंगे तो ईजिली आप एक क्लास को फाइल में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं डाल के, और उस फाइल को कोई भी प्रोग्रामर, कोई भी PHP प्रोग्रामर अपनी एप्लीकेशन में इंपोर्ट कर सकता है और ऑब्जेक्ट्स बना सकता है। आई होप कि आप लोगों को एक बेसिक आइडिया लग गया होगा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का। लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप लोगों को क्लैरिटी होती रहेगी। अगर आप लोग एक बिगिनर हैं और पहली बार आपने सुना है ऊप्स क्या होता है,
तो मैं आप लोगों को बहुत ही ऑनेस्ट बात बताता हूँ कि अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा अच्छे से, और ये परफेक्टली नॉर्मल है, ठीक है। तो आप लोग को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ बने रहना है इस कोर्स में। और यहाँ पर मैंने जो वीडियो डालने की गति है अपनी वो थोड़ी स्लो कर दी थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा दिल पे ले लेता हूँ कुछ चीज़ों को। मैंने एक सर्वर दिया था आप लोगों को, और किसी ने उस सर्वर में कुछ, एनीवेज मैं उस बात को बार बार रिपीट नहीं करना चाहूँगा, बट लोगों ने क्या किया था कि उस सर्वर को मिसयूज़ किया था, उसमें कुछ उल्टी सीधी चीज़ें डाली थी, और उसको देखकर मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। तो मैं थोड़ा सा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, और मैं शायद फ्यूचर में ऐसा कभी नहीं करूँगा, लेकिन मेंटली मैंने उसको अपने पर्सनली ले लिया काइंड ऑफ, कि यार मैंने हेल्प करने की कोशिश की, लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, क्यों किया। तो मैंने जो अपलोडिंग स्पीड है उसको थोड़ा कम कर दिया, क्योंकि जब तक मुझे अंदर से कंटेंट बनाने का नहीं आता है तब तक मैं नहीं बना पाता हूँ। जब तक मुझे अंदर से फील नहीं आती है कि हाँ यार बनाना है, और मैं बनाता भी नहीं हूँ, फिर बनाता हूँ तो फिर अच्छा बनाता हूँ, नहीं तो फिर नहीं आ रही है अगर मुझे, मैं ज़बरदस्ती जस्ट फॉर द सेक ऑफ अपलोडिंग नहीं बनाना चाहता, नहीं तो फिर क्या डिफरेंस रह जाएगा। जब तक मैं कोई इम्पैक्ट ही नहीं ला पाऊँगा आप लोगों को सिखाने में, तो मतलब नहीं है ना फिर कंटेंट बनाने का, अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ अच्छा तो। एनीवेज, सो बैक टू नॉर्मल अपलोडिंग शेड्यूल, और हम लोग यहाँ पर आगे PHP में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को बहुत नज़दीकी से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रही होंगी चीज़ें जो मैंने अभी तक बताई हैं। अगर आप लोगों ने PHP की प्लेलिस्ट अभी तक एक्सेस नहीं करी है तो एक बहुत ही अजीब बात है, क्योंकि मैं बहुत पहले से आपको बता रहा हूँ, और अगर आप लोगों ने शुरू से नहीं देखे हैं वीडियोस तो आई थिंक यू शुड कंसिडर वाचिंग फ्रॉम दी स्टार्टिंग, क्योंकि PHP का ये जो कोर्स है उसमें सब कुछ मैंने आपको बताया। कुछ पर्सनल टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसी बताई हैं जो कि आपको शायद कोई भी नहीं बताएगा, जैसे कि मैं अपने मल्टीपल सर्वर्स कैसे मैनेज करता हूँ, एक बहुत ही अच्छी टेक्निक बताई है वहाँ पर जो कि आप शायद मिस नहीं करना चाहोगे। और अगर आपने वो वीडियो देखा तो आप भी कहोगे यार वाओ। और ये सब चीज़ें मैंने यार गलतियाँ कर करके सीखी हैं, और आप लोग को मैंने एक वीडियो में पैक करके बताई है, ज़रूर देखना उस वीडियो को। डिप्लॉयमेंट कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, अपाचे क्यों यूज़ करें, वो सब चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हुई हैं, और बहुत ही डिटेल में डिप्लॉयमेंट को कवर किया है। सो मिलते हैं हम लोग अगले PHP के ओप्स ट्यूटोरियल में। आप लोग अपना ध्यान रखो, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।